Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Danish Tabassum and I teach business. This is June 22 revision session for AS Business. और हमारे पास जो आज की डिस्कशन है इट्स अबाउट पेपर 2 और पेपर 2 से रिलेटेड जो हम लोगों ने बात करनी है वो ये है कि पेपर 2 करने के एटिकेट्स क्या हैं और पेपर 2 करने के लिए हम लोगों को किस तरह से काम करें, ठीक है। और बिफोर वी मूव ऑन एक चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा कि काइंडली अपने आप को थ्रू आउट आप अपने आप को प्लीज म्यूट रखिएगा और वंस आई एम डन विद द डेटा रिस्पांस देन आप फिर अपने क्वेश्चंस वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सो हियर वी गो विद इट। ओके सो जो हमारा ये पेपर जो जिसको हम लोग फोकस कर रहे हैं इस वक्त इट्स फेब मार्च 2021 और फेब मार्च 2021 का जो पेपर है इसके अंदर हमारे पास अब पहले जरा कुछ थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करोगे डेटा रिस्पांस पेपर होता क्या है। डेटा रिस्पांस पेपर के अंदर हमारे पास दो जो है वो डेटा रिस्पांसेस होते हैं, दो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास और दोनों क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स हम लोग को करने हैं, सही। हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती इसके। सो जो टाइम स्लॉट हमारे पास अवेलेबल है इट्स 1 hour 30 minutes, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास 45 मिनट्स की दो स्लॉट्स हैं, ठीक है। 45 मिनट्स की दो स्लॉट्स हैं और इन 45 मिनट्स की दो विंडोज के अंदर हम लोगों ने इसमें डेटा रिस्पांस 1 करना है कंप्लीट और फिर इसके अंदर हम लोगों को डेटा रिस्पांस 2 करना। याद रखें कि हमारे पास डेटा रिस्पांस 1 या डेटा रिस्पांस 2 दोनों में हमें इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर एक को हम रिलेटिवली ज्यादा टाइम दे देंगे दूसरा खुद ब खुद ही बुरा होना शुरू हो जाएगा डेटा रिस्पांस, क्योंकि इसमें हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं वो जो कहा जा रहा है हमने बस उतने के लिहाज से बात करी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर जो कि 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। सो इट्स अ 60 मार्क पेपर और इस 60 मार्क के अंदर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। अगर मैं 60 मार्क्स देखें यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है 60 मार्क्स, तो ये 60 मार्क्स जो हैं यहाँ पर होते हैं और आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते तो वो चॉइस के अंदर जैसे पेपर 1 में सेक्शन बी के अंदर चॉइस होती है, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मार्क्स डिडक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है जो मैंने कल की क्लास के अंदर लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी पेपर 1 के लिहाज से कि 2 मार्क का एक क्राइटेरिया होता है, 3 मार्क का क्राइटेरिया होता है, 8 मार्क का क्राइटेरिया होता है, 11 मार्क का क्राइटेरिया होता है। तो पहले जरा इस चीज को समझने के 2, 3 और 8 मार्क का क्राइटेरिया कहता क्या। अगर हमारे पास 2 मार्क्स हमारे पास हों, ठीक है, तो उसके लिहाज से हम लोगों के पास जो चीज आती है दिस इज अबाउट द डेफिनेशन, ठीक है। और हम लोगों ने इसके साथ देनी एग्जाम्पल फ्रॉम केस, ठीक है। यानी हम लोगों के पास अब जो एग्जाम्पल्स बन रही होंगे वो जनरल एग्जाम्पल्स नहीं हो सकती। अब हमारी जो एग्जाम्पल है वो इस केस स्टडी से ही रिलेटेड होंगी। एनीथिंग आउट ऑफ दिस केस स्टडी इज नॉट अप्रूव्ड, ए बी इज नॉट गोइंग टू बी मार्क्ड एज proper analysis या proper application. So it's you really need to understand the case study first so that you can make sense out of it, ठीक है। नंबर फिर 3 मार्क के हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमारे पास क्या चीज होगी, वी हैव टू स्टेट द डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसमें हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, या हम लोगों का स्टेट पॉइंट होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने लिखनी एग्जाम्पल फ्रॉम द केस एंड देन हम लोगों ने लिखनी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट दोबारा भी है कि आपको ये बताने के हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस। जब आप डेटा रिस्पांस का आंसर कर रहे हो, think that you own this business instead a third person giving their opinion about the business, वो शायद इतना रैशनल या रियलिस्टिक ओपिनियन नहीं होता या उस तरह से आप उसकी एनालिसिस नहीं कर सकते। जब आप जो भी कोई केस स्टडी पढ़ रहे हैं उसका जो भी कोई
इसमें कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, ओनर है, डायरेक्टर है, कुछ भी है, यू हैव टू बी दैट पर्सन। सही है, इफ यू कैन बी दैट पर्सन और थिंक कि वो पर्सन इस पर्टिकुलर मोमेंट में किस परेशानी से गुजर रहा है, या उसके लिए एक पर्टिकुलर इशू कितना बड़ा है, या उसका ये ड्रीम कितना बड़ा है, या कितनी ज्यादा उसमें वो एक्साइटेड इस बारे में है, या वो कितना ज्यादा इससे परेशान हो रहा है, यानी कि ये आगे की सोच उस बंदे के अंदर जाकर, उसके शूज में आकर आपको ये चीज देखनी है कि हाउ द पर्टिकुलर पर्सन इज थिंकिंग। बिकॉज अगर आप एक थर्ड पर्सन के लिहाज से ओपिनियन देना शुरू कर देंगे तो सम ओपिनियंस आर लिटरली आर नॉनसेंस। सही है, नॉनसेंस होते हैं, और इसकी वजह से आपको लगता है ऐसा है कि आपने ओपिनियन दे दिया है, लेकिन ओपिनियन किसी तरह का सोल्यूशन है नहीं। जैसे मैं बिल्कुल एक सिंपल से एग्जांपल हमेशा ही देता हूँ कि अगर आपने थर्ड पर्सन है और आपको कोई मच्छर काट के चला जाता है, मॉस्किटो आपको काट के चला जाता है, तो देयर कुड बी अ पर्सन सेइंग कि यार मच्छर ने आपको काटा है, कोई बात नहीं, आप मच्छर को काट लो। अब ये मच्छर को आपको काटने का ये इसका सोल्यूशन है, लेकिन क्या ये एक वैलिड सोल्यूशन है? नहीं, ये बिल्कुल वैलिड सोल्यूशन नहीं है। और क्या अब आप मच्छर को पकड़े उसको काटेंगे? नहीं, लेकिन उसने अपना काम कर दिया, और ये इससे जिंदगी में कोई फर्क पड़ा भी नहीं है, ना उसकी जिंदगी में फर्क पड़ा, ना आपका मसला रिजॉल्व हुआ। हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू आर द पर्सन and having this incident कि आपको मच्छर काट रहे हैं, then you will do something else instead of biting that mosquito back। सही है ना? तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपने बिजनेस के लिहाज से जब आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब कभी आते हैं ना, then you make some rational decisions and then you make some rational, some sensible आपकी बात आती है। ठीक है, देन हमारे पास जो 8 मार्क आता है इसके अंदर, ठीक है, 8 मार्क्स के अंदर याद रखिएगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट उसमें बात की थी कि 8 के अंदर हम लोग जो बात कर रहे होते हैं, तो 8 के नंबर को हम लोग 3 और 5 में तोड़ते हैं। सही है, और 5 को हम लोग 3 और 2 में तोड़ते हैं। सही है, और पेपर 1 के अंदर मैंने कहा था कि इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख देते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, या इन 3 नंबर में से कोई 2 जो होंगे वो बेस्ट वन सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये पेपर 1 के अंदर होगा। लेकिन पेपर 2 के अंदर अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन जो है वो खुद मुंह से कह देगा कि एक एडवांटेज देखो या एक डिसएडवांटेज देखो। वो खुद आपसे 2 नंबर को क्वांटिफाई करके पूछेगा कि मुझे 2 एडवांटेजेस दिखाओ, मुझे 2 वेज बताओ, मुझे एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज बताओ, मुझे 2 एडवांटेजेस बताओ, मुझे 2 कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। तो वो 2 का नंबर जो है ना, वो हमेशा आपको आइडेंटिफाई कर देगा। इसलिए अब 2 का मतलब 2 ही है, 2 का मतलब 3 नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें कि इसमें बहुत जरूरी है कि आपसे जो कहा जा रहा है वो आपने करना है। और अगर आप अपने आंसर्स के अंदर ये के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन। ये आपके डेफिनेशन का पॉइंट होगा। ठीक है, उसकी जो की टर्म होगी, ये जो फॉर्मूला होगा, ये इस तरह से होगा कि आपने पॉइंट को स्टेट करना है। ठीक है, आपने एग्जाम्पल फ्रॉम द केस देनी है, एंड देन यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सेम गोज ओवर हियर, आपने पॉइंट को स्टेट करना है। ठीक है, आपने एग्जाम्पल देनी है फ्रॉम केस। केस के अलावा कुछ जिंदगी नहीं है आपकी। अगर जो केस आपका है वो केस बस समझे इसने आपकी जिंदगी को डिफाइन कर दिया है। देयर इज नथिंग एल्स इन दिस बिजनेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो एक और क्वेश्चन इसमें आता है, दिस इज 11 मार्क्स। ठीक है, और 11 मार्क्स के अंदर हमेशा ये याद रखिएगा कि आपके पास 11 की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन 3 और 8 की। ठीक है, ये 8 जो है ये नेक्स्ट टूटता है 3 और 5 के अंदर। ठीक है, और ये 5 जो है ये टूटता है 3 और 2 के अंदर। ठीक है, और यहां पर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इधर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं क्योंकि एट टाइम्स हम लोगों के पास वो क्वेश्चन आता है वेदर के साथ, तो हमें एक 2 यस और 2 नो के साथ जाना होता है। ठीक है, इसके अंदर जो आपकी इवैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम बात करें, सॉरी इवैल्यूएशन की बात नहीं करें, ये जो 2 नंबर हैं अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, तो ये जो 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर ओरिजिनली आपके डेफिनेशन के नहीं होते, ये आपके होते कंक्लूजन की। ठीक है, और कंक्लूजन के अंदर फिर वही 2 चीजें आती हैं। नंबर 1, इसके अंदर आपका ओपिनियन आता है लाजमी, ओपिनियन प्लस रीजन।
ठीक है, और दूसरी चीज इसके अंदर आती है एंडिंग, ठीक है। और ये याद रखना, पेपर 1 के अंदर एंडिंग जब हम करते थे तो उसमें हमारे ऊपर चॉइस होती थी, हम बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात करें या बिजनेस सर्वाइवल के बारे में बात करें। लेकिन इधर पेपर 2 के अंदर हमारे पास ये चॉइस नहीं होती। हमारे पास चॉइस इसलिए नहीं होती क्योंकि केस स्टडी खुद बता रही होती है कि बिजनेस इस वक्त सर्वाइवल मोड में है या इस वक्त ग्रोथ मोड में है, तो उसको आपने आइडेंटिफाई इस तरह से कर। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ये 3 नंबर्स, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर या ये 3 नंबर, इन तीनों नंबर की जो असल अंडरस्टैंडिंग चलेगी वो इस तरह से होगी कि अगर मैं इन 3 पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करूं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये किस तरह से चल रहे होंगे, तो ये आपके पास एक अदद पॉइंट होगा, सही है, ठीक है। आपने एग्जांपल देनी फ्रॉम केस, ठीक है, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। अब आपने अगर तो पॉजिटिव पॉइंट है तो इसका हाउ एवर करना है, और अगर ये नेगेटिव पॉइंट है तो आपने इसका देयरफॉर करना, ठीक है। तो हमेशा ये प्लीज याद रखिएगा, यानी कि 11 मार्क के अंदर जो 3 मार्क्स आपने लेने हैं, यानी कि एक पैराग्राफ जो आपने 3 मार्क का लिखना है, उसके अंदर आपको इवैल्यूएशन तक जाना होगा। 8 मार्क के अंदर जब आप 3 मार्क का पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो उस आप उसके इवैल्यूएशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इवैल्यूएशन के साथ नहीं जाते इन 8 मार्क्स, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, हैविंग सेड दिस, अब हम लोग चले जाते हैं केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी जो है हमारे पास, पहली केस स्टडी जो है वो फ्लोरा's फिटनेस है, सही है। और उसके लिहाज से हम बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज है, पहले पढ़ भी लेते हैं साथ साथ और उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं तो आंसर कैसे करते हैं जी। फ्लोरा इज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल ट्रेनर एंड शी trades as Flora's Fitness FF. She invested ये साथ साथ मैं हाईलाइट भी करना शुरू कर देता हूँ चीजों को ताकि चीजें जो है वो क्लियर होनी शुरू, ठीक है जी। वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है जी, 110,000 की इन्वेस्टमेंट की है एज स्टार्टअप कैपिटल। शी हैज सीन रिपोर्ट्स शोइंग दैट कीपिंग फिट इज बिकमिंग ट्रेंड इन कंट्री पी, सही है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेंड वाली चीज है, इसका मतलब पीपल आर फॉलोइंग दिस ट्रेंड, और उसके लिहाज से सेल्स जो है इसकी ऐसे बढ़नी शुरू होंगी, क्योंकि ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग है कि बिजनेस जो है वो अगर ऐसा ऐसा ग्रो कर रहा है तो ये ऐसा ऐसा अवेयरनेस बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये कि शुरू में शायद लोग इसको इतना ज्यादा फोकस ना कर रहे हैं, फॉलो ना कर रहे हो, बट आगे चल के ये लोगों के अंदर एक तरह से पेनिट्रेट करेगा आइडिया, वो लोग बाय करेंगे, ठीक है। ABC is national bank with focus on corporate social responsibility, CSR, ठीक है जी। देखते हैं CSR क्या चीज है। एंड Flora thinks that there is an opportunity to provide group fitness sessions to employees at ABC's head office, ठीक है। Flora ने सोचा है कि अब ABC जो नेशनल बैंक है ना, उसको हम लोग जाके फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह देना शुरू करते हैं, बैंक के लोगों को कुछ फिटनेस ट्रेनिंग देंगे। These sessions could include in exercise stretching techniques, ठीक है। She could also offer yoga and other fitness related classes. These sessions would allow ABC to promote itself as healthy employer, यानी कि इससे ABC को फायदा क्या होगा, ABC अपना को प्रमोट कर सकता है एज हेल्दी एम्प्लॉयर के तौर पे। और ये क्या क्या चीजें दे रहे होंगे, ये एक्सरसाइज दे रहे होंगे, ये स्ट्रेचिंग टेक्निक्स दे रहे होंगे, ये कुछ योगा क्लासेस और अदर फिटनेस रिलेटेड क्लासेस दे रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बारे में ना लोगों के अभी ये ऐसा सा ट्रेंड बन रहा है, तो शुरू में शायद योगा क्लासेस के लिए या फिटनेस ट्रेनिंग क्लासेस के लिए लोग आएंगे नहीं और लोग शायद मजाक भी उड़ाएंगे, तो इसका मतलब कुछ आपको नेगेटिव वाइब्स भी सामने नजर आनी शुरू होगी, नॉन सीरियस एटीट्यूड भी नजर आना शुरू होगा, ठीक है। और एक बैंकिंग के बंदे को एक्सरसाइज की जरूरत क्या है, जाहिर सी बात है वो ज्यादा फिटीग्ड फेस नहीं करेगा, उसके अंदर जो एनर्जी लेवल होगा बेहतर हो जाएगा, डेफिनेटली उसका स्पेयर टाइम जो होगा वो अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा, और हेल्दी वो जो है कंज्यूम करेगा चीजें, ठीक है। देयरफॉर उसका माइंडसेट क्लियर होगा और वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है। लेकिन है ये नेशनलाइज, नेशनलाइज के अंदर याद रखो ये जो वर्ड नेशनलाइज लिखा गया है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपने जहन में रखना है। ये बैंक नेशनलाइज का मतलब ये है कि ये वेलफेयर बेस्ड बैंक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ओन किया हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हायर हुए हुए होंगे, सही है। और वो इसलिए भी हायर होंगे क्योंकि नेशनल बैंक है, इसलिए यहाँ पर हमें पक्की जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो वो ज्यादा इतने ज्यादा उस पे होंगे भी नहीं, वो इतने ज्यादा वो अप टू द मार्क होंगे भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, सही है, चलती है, पक लगी हुई जॉब है हमारी। फ्लोरा इज कीन टू शो द बेनिफिट्स ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग, ठीक है। फ्लोरा जो है वो फुल सीन ऑन हुआ है, कह रही है कि मैंने जो लोगों को बताया था फिटनेस ट्रेनिंग के बारे में बताना है, और एबीसी के जो एम्प्लॉइज है उनको मैंने फोर्स उनको बताना है कि व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
A survey has shown that many employees do not currently visit gyms or fitness centers. ठीक है, तो उनकी जिंदगियां गुजर रही हैं बगैर फिटनेस ट्रेनिंग के, और जिम के लिए उस बंदे को कहना कि नहीं तुमने सीट से उठ के तुमने आके योगा करना है या स्ट्रेचिंग टेक्निक्स करनी है, वो एक मुश्किल टास्क है, इतना आराम से लोग मानते नहीं है। ठीक है, he has asked Flora, yeah, he has asked नहीं एक सेकंड, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ। High prices and lack of time are given as most important reasons. ठीक है, लोगों से जब पूछा गया तो लोगों ने बताया कि जी एक तो पहली बात ये कि टाइम ही नहीं होता हमारे पास, दूसरी बात ये कि जो बाहर जिम्स वगैरह अवेलेबल हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो प्राइसेस हैं और लैक ऑफ टाइम जो है ये असल में रीजन था। लेस विलिंगनेस नहीं है, लोग विलिंग हैं, बस टाइम नहीं होता उनके पास, इसलिए टाइम निकाल नहीं पाते। बी, अगर टाइम निकल भी आता तो जिन जिम्स वगैरह में जाते हैं वहां प्राइसेस इतनी हाई होती है, कुछ कर ही नहीं सकता। सही है। शी हैज अरेंज्ड अ मीटिंग विद जॉन, द ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर एट एबीसी। तो उसने फ्लोरा ने जो है वो जॉन के साथ एक मीटिंग सेट की है। ही इज इंटरेस्टेड इन ऑफरिंग फिटनेस सेशंस एज अ फ्रिंज बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब ये कि बेसिकली कैश इक्विवेलेंट चीज है। ठीक है जी, तो ये एक तरह का बेनिफिट दिया जा रहा है एम्प्लॉइज को, और वो कह रहे हैं कि हम लोगों को देंगे, अपने एम्प्लॉइज को देंगे। और इसने जो किसी किसी खास किस्म के एम्प्लॉइज की बात नहीं की, सारी जनरल वर्ड एम्प्लॉइज बात की। ठीक है, he has asked Flora to provide business proposal for them. उसने कहा ठीक है एक business proposal बनाकर दो। She plans to provide one session. She plans to provide one session before the work and one session at lunchtime, 5 days per week. ठीक है, यानी कि एक सेशन वो खाने से लंच से पहले देगी, एक सेशन लंच के बाद देगी, और इस तरह के वो वीक के अंदर 5 सेशंस देगी, यानी कि वीक में टोटल 10 सेशंस होंगे। ठीक है, एक खाने से पहले एक खाने के बाद। ठीक है, फ्लोरा हैज प्रपोज्ड 2 प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। अब 2 प्राइसिंग स्ट्रेटजीज उसने बता दी है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी 1 जो है वो ये है कि प्राइस पर पर्सन जो होगी वो $5 होगी। ठीक है, और दूसरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है वो टोटल प्राइस पर सेशन जो है वो 75, यानी टोटल या तो आप पर पर्सन रख लो या आप टोटल सेशन की मुझे प्राइस दे। ठीक है, उसमें जितने बंदे भी आना चाहें, और उसमें हमारे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ये कितने लोगों की है, ये 20 लोगों की है, और वहां पर भी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 20 लोगों की है। यानी अगर मैं इस वाली प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूं तो इस वाली प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर एक थोड़ा सा इशू है, जितने लोग आएंगे उतने $555 मुझे मिलेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, 5 लोग आ सकते हैं। और यहां पर है कि रिगार्डलेस के कितने ही लोग आए, मुझे एक बंदा भी आए, तो मैंने तो 20 लोगों की बात की भी है ना, अब मुझे पर सेशन $75 मुझे मिलेंगे। तो इररिस्पेक्टिव के 20 लोग आए, इररिस्पेक्टिव के एक बंदा आए, मुझे मिलेंगे $75। ठीक है, ये 2 तरह के प्राइसिंग दे दिया। लेकिन स्ट्रेटेजी 1 के अंदर क्या है कि जितने लोग आएंगे हर बंदा अपने $5 देता रहेगा। तो अगर वो 20 के 20 लोग आ जाते हैं, 20 के 20 लोग आ जाते हैं, तो 5 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर टोटल पर सेशन कितने बना रहे होंगे मैं, $100। सही है, यानी कि पर सेशन मेरे यहाँ पे कितने पैसे बन रहे होंगे, $100। लेकिन यहाँ पे पर सेशन में कितने पैसे बन रहे होंगे, $75। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो कि अगर तो पर पर्सन आना शुरू हो गया तो फ्लोरा का जो आइडिया है वो बेटर ऑफ कंडीशन है अगर स्ट्रेटेजी 1 इस्तेमाल की जाए। लेकिन अगर स्ट्रेटेजी 2 इस्तेमाल की जाती है तो उसमें अगर वो कन्विंस नहीं कर पाती ज्यादातर लोगों को, ठीक है, देन उसके लिए और वो 20 लोग जमा नहीं हो पाते, कभी 10 लोग आ रहे हैं, कभी 5 लोग आ रहे हैं, कभी 2 लोग आ रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा, लेकिन सेशन स्टार्ट हो गया तो $75 हो गया जेब में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें कि जब कभी भी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से, तो जरूरी ये है कि ठीक है, तो जरूरी ये चीज है कि आपके पास जब हम बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हो तो हमें दोनों प्रपोजल को जहन में रखना है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव, और ये याद रखो कि ये टोटल लाइंस जो हैं दे आर लाइक 20 लाइंस ऑल टुगेदर। तो 20-25 लाइंस का आपको एक कहानी दी जाती है। इसका मतलब ये है कि एक बैंक एबीसी है, एक फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाली कंपनी है फ्लोरा फिटनेस के लिहाज से, इन दोनों के अंदर एग्रीमेंट हो रहा है, और बैंक चाहता है वो वेलफेयर के तौर पे, हेल्दी एम्प्लॉयर के तौर पे आगे आए सीएसआर के अंदर, और जो वर्कर्स हैं वो ट्रेंड भी मार्केट में चल रहा है, कंट्री पी के ट्रेंड भी बड़ा अच्छा चल रहा है कि जी हेल्दी और फिटनेस से रिलेटेड लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, और वो बैंक के अंदर आ रहे हैं, तो उसी कॉन्शियसनेस को यहाँ पर वो इनकैश भी करवा सकती है। चाहते हैं लोग अपने आप को फिट रखना, लेकिन सिंस जो जिम्स बाहर अवेलेबल हैं वो बहुत महंगे हैं या उनके पास टाइम ही नहीं होता, समझ नहीं सकते। जो आइडिया दिया है वो ये है कि हम एक सेशन
बिफोर रख सकते हैं, लंच रख सकते हैं, एक सेशन जो है वो आफ्टर सेशन रखेंगे। इस तरह से 5 दिन में हम ये सेशन रखेंगे, यानी पूरे वीक में हम 10 सेशंस के ऊपर बात करेंगे। अब जब ये चीज हमारे पास आती है तो ये हमारे पास अब आ गया क्वेश्चंस जिसके ऊपर हमने बातें की, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, दिस इज डिफाइन द टर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, और ये है हमारे पास 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बिजनेस दैट एम्स टू बेनिफिट सोसाइटी, द एनवायरनमेंट एंड द ओनर्स, ठीक है, in order to make their goodwill better या make their image better in front of their stakeholders, सही है, especially except the shareholders, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि अगर आपने ये बात लिखी है तो आपके पास जो डिफाइन के लिहाज से जो हमारा फॉर्मूला था वो हमारे 2 मार्क का फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने पहले डिफाइन करना है और साथ साथ हम लोगों ने उसकी एग्जांपल देनी है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। अब ये फॉर्मूले के लिहाज से जब मैं डिफाइन कर रहा हूं तो मैंने ये डिफाइनेशन दे दी है, और देखते हैं कि लाइन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा गया। लाइन नंबर 4 में लिखा ये गया है कि एबीसी, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का, ये एफ के लिहाज से नहीं आ रहा है, एबीसी के लिहाज से आ रहा है, ठीक है। सो एबीसी अ नेशनल बैंक व्हिच फोकस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, और इसमें वो क्या चीज लेकर आ रहा है, हेल्दी एम्प्लॉयर के तौर पर, सही है। तो ये हेल्दी एम्प्लॉयर वाली कहानी, तो यू जस्ट कैन नाउ रिलेट थिंग्स के अकॉर्डिंग टू गिवन केस स्टडी, एबीसी वांट्स टू फॉलो सीएसआर एंड क्लेम itself as a healthy employer, ठीक है। जब आप ये वाली बात लिखेंगे तो you basically have given example for this, और उससे पहले जो आपको बताया गया that is the definition। देन हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसका दूसरा क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द टर्म स्टार्टअप कैपिटल। स्टार्टअप कैपिटल बेसिकली वो पैसा होता है जिससे बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, मनी इन्वेस्टेड टू परचेज एवरीथिंग नेसेसरी टू सेट अप द बिजनेस, फॉर एग्जांपल मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये चीज ध्यान में रखो कि जब हम 3 मार्क के लिहाज से बात करते हैं तो वी हैव टू डिफाइन इट, वी हैव टू गिव एग्जांपल एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेशन तो ये आ गई, ठीक है, डेफिनेशन तो ये आ गई। अब लाइन नंबर 2 के अंदर इसने कितने पैसे लगाए थे, ये रहा इसका, शी इन्वेस्टेड $10,000 एज स्टार्टअप कैपिटल, ठीक है। अब लेकिन ये किसकी बात आ रही है, शी मीनिंग फ्लोरा, सही है। पहले वाला पॉइंट जो था वो एबी बैंक के लिहाज से था, दूसरा वाला जो है वो फ्लोरा फ्लावर्स के लिहाज से। तो अब आपकी एग्जांपल यहाँ पे चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल फ्लोरा बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन्वेस्टेड $10,000 टू सेट अप हर बिजनेस ऑफ फिटनेस एंड क्या कह सकते हैं एज अ फिटनेस ट्रेनिंग कंपनी, ठीक है, फर्म। तो ये चीज आपने, अच्छा अब स्टार्टअप कैपिटल का फायदा क्या है। स्टार्टअप कैपिटल का फायदा ये है कि इट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट for FF to buy the required equipments for their exercising and fitness programs like yoga mats or some fitness machines, some dumbbells, etc. ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये शायद आपकी इसमें आपने एज एन एग्जांपल के तौर पे लिख दी है, ठीक है। और इसके लिहाज से हमने एक्सप्लेन किया कि अगर जो आपका एक्सप्लेनेशन में आप जाओगे फिर ये लिखोगे कि ये जो अगर आपका स्टार्टअप कैपिटल इनफ नहीं होता तो बिजनेस एक्टिविटी जो है मे नॉट रन अप्रोप्रिएटली एंड मे रन आउट ऑफ कैश, ठीक है। तो वी बेसिकली डिफाइंड इट, गिवन द एग्जांपल एंड गिवन द एक्सप्लेनेशन एज वेल। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के कैलकुलेशन की साइड के ऊपर, ये कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। कैलकुलेशन के अंदर याद रखना कि जब कभी भी आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत जरूरी चीज ये होती है कि आप जिस वक्त काम करते हैं या जिस वक्त आप कोई पॉइंट लिख रहे होते हैं तो याद रखो कि बिजनेस के पेपर के अंदर हर चीज पहले से गिवन होती है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि वेयर इट इज, ठीक है। और अगर आपको वो चीज समझ आ जाती है देन इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक। तो क्वेश्चन के अंदर इसने यहाँ पर लिखा हुआ है refer to table 1.1, just go and see what table 1.1 is, ये आज table 1.1, ठीक है जी। अच्छा जी, and other relevant information, okay fine, हमें other relevant information भी देखनी है, सही है। और other relevant information हमेशा केस स्टडी में, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। जो वो रेफर करेगा और अगर उसने लिख दिया रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इसका अब आप केस स्टडी में जाएं, वहां से ढूंढ, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वीकली रेवेन्यू फॉर प्राइसिंग 1, ठीक है। यानी प्राइसिंग 1 के लिहाज से जो उसके वीकली जो इसने कमाएगा वो देखना है हम, ठीक है जी। तो जरा उसके लिहाज से हम जरा बात करना शुरू करते हैं कि ये है क्या। इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग इन पेपर इन दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी कि ये चीजें हम डिस्कस नहीं कर रहे इस वक्त,
ठीक है, ये चीज हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसके बारे में कोई बात नहीं आ रही, ठीक है। और सिर्फ बात किसकी आ रही है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी 1 के लिहाज से। अब अदर इंफॉर्मेशन हमने कहां से ढूंढनी, यहाँ पर हमारे पास प्राइस भी है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ लोग भी है, लेकिन ये जो ऊपर चीज गिवन है, जिसको अब मैं रेड लाइन से उसको मैं रेड लाइन से इसको मैं पूरे को, ये देखिए, ये जो हमारे पास है ना, दिस इज आवर अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसकी मदद से, क्योंकि इसने हमें बताया है कि कितने यूनिट्स होने हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस कैलकुलेशन के लिहाज से बात करना शुरू करूं, तो मैं ये कर सकता हूं, अगर मैं इसके लिहाज से बी की कैलकुलेशन में कर रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं जी पर सेशन मैं कितने कमा रहा हूँ यूनिट 1 के अंदर पर सेशन, यानी हर सेशन में मैं कितने कमाऊंगा, 20 लोग आएंगे और $5 मैं कमा लूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, पर सेशन का मतलब ये 5 into 20 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, $100 आ जाएगा। ये तो मेरे पास कितना आ गया पर सेशन के लिहाज से। अब सेशन करने कितना है, एक सेशन इसने करना है बिफोर और एक सेशन करना है इसने आफ्टर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पर डे कितना हो जाएगा, इसके पास पर डे कितना कमा रहा होगा, ये कमा रहे होंगी 100 एक सेशन के बिफोर खाना, सही है, और एक वो करवा रही होगी आफ्टर खाना, यानी कि इंटू 2 कर देंगे तो टोटल कितने पैसे इस जेब में आ गए, $200 आ गए, सही है। अब यानी कि एक दिन का इसने $200 कमाया। अब हमने देखना है ये कि यार ये कितने दिन करा रही है, इसने कहा जी 5 days a week करवाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं एक दिन जो है वो मैं $200 कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, तो अब मैंने इस तरह के 5 दिन करने हैं, तो इसका मतलब ये पर वीक मैं कितना कमाऊं, ठीक है। पर वीक क्या होगा, 200 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा $1000, यानी कि पर वीक। और इसे कहा भी क्या है, आपको वीकली बात करनी है, इसलिए हम वीकली तक गए हैं, ये मंथली भी कह सकता था, तो हम वीक के अंदर 4 मल्टीप्लीकेशन कर देते, इसका जो आंसर आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि वीक में हमें अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। सो ये जब हम लोगों के पास आया है, ये जो हमारे पास आंसर आया है, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। और ये चीज जो है ये जहन में रखें कि हमारे पास अगर हम कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, तो ये याद रखो कि अगर आपकी कैलकुलेशन में गलती आ रही है तो फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं। फॉर्मूला अगर आप लिख देंगे और आपकी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, तो सिर्फ कैलकुलेशन वाली गलती का नंबर कटेगा, फॉर्मूले का नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो हमारे पास आ रही है, दिस इज पार्ट बी, और पार्ट बी जो है वो ये बता रही है कि ये हमारे पास हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। देन एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज। अब देखो यहाँ पर इसे फिर ना फोर्सफुली आपको इसने यहाँ पर जो है ये लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। फोर्सफुली ये आपको 1 के ऊपर बात कर रहा है, यानी कि एक से ज्यादा के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक। और ये है भी कितने मार्क का, ये है भी 3 मार्क का, ठीक है। तो 3 मार्क का फॉर्मूला हमें मालूम है कि हम लोगों ने उसको स्टेट करना है, हमने उसको एग्जांपल देनी है और हम लोगों ने उसको एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। और 1 एडवांटेज है, एक्सप्लेन 1 एडवांटेज ऑफ एफ टू एफ ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी 2। प्राइसिंग स्ट्रेटजी 2 जो है वो ओरिजिनली इट्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो शायद बिजनेस के लिहाज से फायदा इसलिए हो सकती है कि ये एक तरह की गारंटीड, एक तरह की जो इसका फायदा है वो ये है कि इट्स अ गारंटीड इनकम, रिगार्डलेस पीपल कैन गेट कन्विंस्ड और नॉट। फ्लोरा को ये गारंटीड मनी पर सेशन को मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली इसका स्टार्टअप बिजनेस है, देयरफॉर इसको गारंटीड मनी, ये भी उस चीज में जा नहीं सकती कि कैश इनफ्लोज जो है वो कभी कम हो कभी ज्यादा हो। अगर हम स्ट्रेटजी 1 पे जाते हैं तो जितने लोग आएंगे उतने पैसे मिलेंगे। इसको अभी टारगेट क्या है, इसको 10,000 जो है जो स्टार्टअप कैपिटल है जिसे लगाया है, ये उसमें उसको एक कन्विंसिंग कैश इनफ्लोज की जरूरत है, विदाउट एनी इंटरप्शन एक कन्विंसिंग लेवल का कैश इनफ्लो की जरूरत है। तो देयरफॉर इट इज गुड फॉर हर कि आप वो एक स्ट्रीमलाइंड, सिस्टमैटिक और एक कंटिन्यूअस वो जो है कैश इनफ्लोज को हासिल कर सके, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी जो दो आपको पसंद आ रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास पार्ट सॉरी, ये जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिस सर बेसिकली इन 8 मार्क क्वेश्चन जिसमें ये कीवर्ड आ गया, ठीक है। ये हेलो कीवर्ड का सर, मतलब, ये कीवर्ड आ गया और इस कीवर्ड का जो है तमाम तर चीजें जितनी भी हैं वो सब चीजें आपकी इवैल्यूएशन के बगैर होंगी, ठीक है। तो एनालाइज का मतलब ये होता है कि आपने इवैल्यूएशन नहीं करी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो 8 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगा वो हमने ऊपर बात की हुई है। और इसने यहां पर कह दिया है 2 सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन,
सेकेंडरी रिसर्च के लिहाज से अगर हम बात करें, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन उसको कहा जाता है, ठीक है, कि सेकेंडरी इंफॉर्मेशन उसको मिले तो वो कौन सी analyze two sources of secondary information Flora could use to find out more about the trends in the fitness market. ठीक है, तो ये 8 मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करते हैं तो 8 मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास 3, 5, 5, 3 और 2, ठीक है। सर तो आपका हमारे आवाज पास सही से नहीं आ रहा है। तो अब ये जो हमारे पास अच्छा एक सेकेंड, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आवाज सही नहीं आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, इब्रार काइंडली आपके साथ से ये इशू आ रहा है तो आप री लॉग इन करो, ठीक है, रिकनेक्ट कर लो, आपकी तरफ से मसला रिजॉल्व। ओके सर, मैं वापस करता है। अच्छा अच्छा, अब जो हमारे पास ये जो एलिमेंट आ रहा है इसमें हमारे पास अब जो ये 2 मार्क्स हैं, ठीक है, ये 2 मार्क्स जो हैं, ये 2 मार्क्स तो आ गए हमारे पास सेकेंडरी रिसर्च की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 नंबर कब मिलेंगे हम लोगों को? जब हम सेकेंडरी रिसर्च की डेफिनेशन हम लिख रहे होंगे, ठीक है, ये हम लोगों को उस वक्त मिलेगा। उसके बाद हमारे पास जो ये जो पहला 3 पॉइंट है, दिस इज सोर्स नंबर 1, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है सोर्सेज, तो सोर्सेज कौन कौन सी हो सकती हैं? हमारे पास सोर्सेज हो सकती हैं, हम सेकेंडरी रिसर्च के रिसोर्सेज के लिहाज से बात करें, हमारे मैगजीन्स हो सकते हैं, फिटनेस मैगजीन्स वगैरह हो सकता है हमारे पास, इंटरनेट हमारे पास हो सकता है, कुछ फिटनेस रिपोर्ट्स वगैरह मार्केट में जनरेट हो सकती हैं, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स वगैरह आ सकती हैं, कुछ कंसेंसस डेटा वगैरह हो सकता है, ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह हम बात कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं। क्या इसमें मैं सेकेंडरी के साथ एक प्राइमरी रिसर्च डाल सकता हूँ? जी नहीं, क्योंकि इसमें आपके पास जो इशू है वो सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड है, प्राइमरी रिलेटेड तो है ही नहीं, इसलिए प्राइमरी डेटा तो हम डाल ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास मेथड है इसमें आपने इसके अंदर आपका वे 1, जो भी कोई वे 1 है आपका, ठीक है, वो प्लस एग्जाम्पल फ्रॉम केस, ठीक है, प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन, ये जो 3 मार्क का पैराग्राफ बनेगा, इसमें क्या करना होगा? इसमें इसी तरह से अगला पैराग्राफ आ जाएगा, इसमें आप वे नंबर 2 लिख देंगे, उसके साथ आप एग्जाम्पल फ्रॉम केस कर देंगे, ठीक है, और फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एप्लीकेशंस क्या क्या आ सकती हैं? पहली बात तो ये कि रिसर्च डेटा, अब सर एग्जांपल हम कैसे लिखें भाई? रिसर्च डेटा देखने के बाद पता चलेगा 10,000 का जो स्टार्टअप कैपिटल है वो इनफ है भी या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा, सेकेंडरी रिसर्च डेटा देखने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि आपके पास जो है फिटनेस एक्टिविटीज के लिए कौन कौन सी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो आप अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास प्राइमरी रिसर्च के सेकेंडरी रिसर्च से आपको ये भी पता चल सकता है कि जी वो जो एबीसी बैंक है वो सीएसआर फॉलो करवा रहा है, ठीक है। तो जब वो सीएसआर फॉलो करवा रहा है तो इसका तो वो तो हेल्थियर एम्प्लॉई है, तो इसको कहाँ से पता चलेगा? सेकेंडरी रिसर्च से, न्यूज़पेपर से तो पता चलेगा उसको कि जी फलाना फलाना बैंक जो है वो अपने आप को सीएसआर के तौर पे आगे लेकर आना चाह रहा है, रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। तो अगेन ये सारी चीजें आपके पास क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी तरफ से एप्लीकेशन के तौर पे चीजें आ रही हैं जो अपने आंसर के अंदर आप सेकेंडरी रिसर्च के थ्रू आप लिख रहे होंगे। प्लस उससे कहता है हेल्दी एम्प्लॉयर। अब हेल्दी एम्प्लॉयर को अगर हम इंटरनेट बैठ के सर्च करते हैं तो ये हेल्दी एम्प्लॉयर हो सकता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पहले से हेल्दी एम्प्लॉयर अपने आप को नोटिफाई करवा चुकी हो, तो मकसद उन्होंने क्या कुछ एक्सपेक्ट किया था, तो इवन फ्लोरा को ये पता चलेगा कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब व्हाट दे रियली वांट इफ दे आर हायरिंग माय सर्विसेज, तो क्या मुझे इनको मोटे से पतला करना है, क्या इन लोगों को हम मुझे मॉडल बना बना के रखना है, या मुझे इनको सिर्फ फ्लेक्सिबल बनाना है, या इनके अंदर से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, या करना क्या है, व्हाट इज द रियल थिंग दे वांटेड बीइंग ए हेल्दी एम्प्लॉयर, वो करना क्या चाहते हैं। तो ये तमाम जितनी बातें भी है ना, सारी बातें आपकी एग्जाम्पल के तौर पर, फिर जो एग्जाम्पल दोगे फिर आप उसको आगे समझाना शुरू कर दो किस तरह से ये चीज होती है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखो कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी रिसर्च, सॉरी सेकेंडरी रिसर्च, तो ये चीज ध्यान में रखो जब आप उसके एनालिसिस के तौर पे बात कर रहे होंगे तो ये भी आप लिख सकते हो कि जी ये आउटडेटेड डेटा भी मिल सकता है,
ठीक है। ये सेकेंडरी रिसर्च जो है ये सस्ती भी होती है, जल्दी भी मिल जाती है, और ये सेकेंडरी रिसर्च जो है बेसिस डेवलप करती है फॉर योर होल रिसर्च प्रोसेस, जिसकी वजह से कंपनीज को फर्दर आगे उसको मॉडिफाई करने में मदद मिलती है। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट डू, ठीक है। तो अब ये ज़हन में रखो कि जब आपने दो सोर्सेस के लिहाज से बात करें, सोर्स वन आप बताओगे, एग्जांपल बताओगे, फिर उसका इम्पैक्ट बताते हुए आगे उसका चीजें लेके जाओगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू हैव टू डू इट। तो दिस आंसर इज गोइंग टू बी अ 3 पैराग्राफ आंसर। पहला पैराग्राफ डेफिनेशन का होगा, दूसरा वे 1 के लिए होगा, तीसरा वे 2 के लिए होगा। क्या हम लोग एक ही पैराग्राफ के अंदर सारे आंसर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगेन फिर वही बात आती है कि आप अगर अफ्तारी कर रहे हो, सही है, और आपकी प्लेट के अंदर जो है वो केचप वगैरह डली हुई हो, और आपने कुछ चटनी वगैरह डाली हुई हो, और आपने पकौड़े वगैरह खाए हुए हो उसके साथ, और आपको उसी प्लेट के अंदर आपको मीठा डाल के दे दिया, वो जो आपकी प्लेट का जायका बनेगा ना, क्योंकि पैराग्राफ ही नहीं की ना, उसके लिए अलग प्लेट होनी चाहिए ना, मीठे के लिए अलग प्लेट होनी चाहिए ना, या उसी प्लेट को धोकर आना चाहिए, सही है। तो वो क्योंकि क्लीन नहीं होगी ना, तो अब आपको मीठे के अंदर भी अगर आपको उसके ऊपर आइसक्रीम डाल के दे दी ना, तो वो चटनी की फ्लेवर जो होगा ना वो आइसक्रीम में भी आना शुरू होगा। बस यही फर्क पड़ता है जब आप एक बड़ा सारा पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें हर चीज होती है, तो एग्जाम में कहते हैं यार तुमने हर एक ही प्लेट में सब चीजें डाल के दे दी है, जायका मिक्स हो गया, ठीक है। आप अलग अलग चीजों को करें, हर चीज के लिए अलग अलग प्लेटें रखी जाती है, और हर पॉइंट के लिए अलग अलग पैराग्राफ। इससे ज्यादा जेन्युइन एग्जांपल मैं दे नहीं सकता रमजान से रिलेटेड, ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव डन इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये भी हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ जाते हैं आखिरी वाले क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन जो है दैट इज अगेन द कीवर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कीवर्ड इज योर इवैल्यूएट, ठीक है। इवैल्यूएट का मतलब ये कि नाउ दे वांट यू टू गिव however's and therefores, ठीक है। नाउ दे रियली वांट यू टू ब्रिंग अ कंक्लूजन टू योर आर्गुमेंट, ठीक है। नाउ दे रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड कि एक्सप्लेनेशन से आगे भी जाना है, एक्सप्लेनेशन पर रुकना नहीं है, आगे भी जाना, ठीक है। और क्या कह रहे हैं जी, एनालाइज द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का मतलब क्या है कि जी अब आप फायदे लिख रहे होंगे, सही है, फायदे ऑफ टू एबीसी ऑफ ऑफरिंग एम्प्लॉयज फिटनेस सेशन, ठीक है। एम्प्लॉय को फिटनेस सेशन देने के लिए अब आप बताएं कि क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं 11 मार्क के लिहाज से अगर मैं बात करता हूं, तो 11 मार्क के आंसर के लिहाज से ये मेरे पास 11 मार्क का बन गया, ठीक है। दिस इज अ 3 मार्क, दिस इज 8 मार्क, सही है। 8 मार्क टूट गया 3 और 5 के अंदर, सही है, और 5 फर्दर टूट गया 3 और 2 के अंदर। और ये याद रखें कि हम लोगों को 1-3 का पॉइंट ज्यादा नहीं। तो हाउ मेनी पॉइंट्स वी आर गोइंग टू राइट डाउन? वी आर गोइंग टू राइट डाउन लाइक 4 एडवांटेजेस नाउ, और हम चाहें तो 3 एडवांटेजेस और भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम 4 लिख दे तो मेरा एक ख्याल है कि आप बहुत सेफर साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो आपके पास इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर ये जो 2 मार्क्स हैं, ये 2 मार्क किस चीज के होंगे? उस कंक्लूजन के होंगे। और इस पूरी केस स्टडी के अंदर हम देखें तो बिजनेस का जो आइडिया है, जो बिजनेस का जो एक जनरल पर्सपेक्टिव है, फ्लोरा जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रही है, स्टेबल करना चाहिए, सर्वाइव करना चाह रही है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ग्रोथ इज नॉट, क्योंकि इससे पहले से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं नहीं, इसके बाद ये शायद ये भी स्टार्टअप बिजनेस है, तो ये अपने आप को सर्वाइव करवाना चाह रही है। इसलिए अगर मैं इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर जब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूंगा, ठीक है, तो इस कंक्लूजन के अंदर 2 चीजें जो मैं लिख रहा हूंगा, वो तो एक तो मेरा ओपिनियन होगा, ठीक है, विद रीजन, ठीक है, और दूसरा जो होगा मेरी एंडिंग है। और इस एंडिंग के अंदर अब जो मैं चीज लिंक कर रहा हूँ दैट इज के हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प इन हर सर्वाइवल, ठीक है। नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये क्योंकि क्वेश्चन जो है ना ये ओरिजिनली फ्लोरा पे नहीं है, ये क्वेश्चन जो है ये एबीसी पर है, तो एबीसी को तो सर्वाइव तो करना नहीं है, एबीसी को तो ग्रो करना, सही, तो ये ग्रोथ की तरफ, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो एबीसी के ऊपर है। अगर ये क्वेश्चन फ्लोरा के ऊपर होता है, एफएफ के ऊपर होता है, तो फिर हम बात करते हैं कि जी उसको सर्वाइव करना है और उसको भी अपना मार्केट इमेज बनाना, एबीसी तो नेशनलाइज फंड, ठीक है, तो सर्वाइव करने का कोई इशू भी नहीं है उसको, तो ग्रोथ करने की बात। तो हम ग्रोथ की इंपॉर्टेंस देखेंगे कि जी एक अच्छा खुश एम्प्लॉयज जो होंगे, खुश एम्प्लॉयज जो होंगे वो बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं व्हेन दे आर ट्राई टू ग्रो, ठीक है। तो अब हमारे पास जो तरीके हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं,
वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बेनिफिट्स के लिहाज से, फिटनेस ट्रेनिंग के लिहाज से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो ये अगर मेरे पास पॉइंट होगा यहाँ वाला, सही है, ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये सारे के सारे 3 पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, ये सारे के सारे 3 पॉइंट्स जो हैं, ये सब 3 पॉइंट्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है कि आपने यहाँ पर इनका बेनिफिट लिखना है, सही है, आपने उसकी एग्जांपल लिखनी फ्रॉम केस, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है अलग अलग, और साथ साथ आपने उसका हाउ एवर करना है, ठीक है, हाउ एवर क्या इशू आ सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कि हमारे पास क्या इसमें कोई डेफिनेशन लिखनी है, नहीं जी इसमें कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिट्स हैं जो एबीसी ऑफर कर रहा है एम्प्लॉयज को फिटनेस ट्रेनिंग के लिहाज से। तो अब इसके जो बेनिफिट्स आ सकते हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज्यादा खुश होंगे इन टर्म्स ऑफ एबीसी की इस पॉलिसी के ऊपर कि दे बेसिकली बिलीव के हेल्दी और क्या कह सकते हैं एनर्जेटिक वर्कफोर्स इज रिक्वायर्ड, तो ये उनको फायदा मिल सकता है, बेनिफिट एबीसी को मिलेगा कि एम्प्लॉयज ये सोचना शुरू करेंगे कि यार कंपनी हमारे बारे में सोच रही है तो कितनी अच्छी कंपनी है यार, देखो कितना अच्छा बैंक है, हमें जो है उठाकर हमें ट्रेनिंग कर, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब आपका जो फिटनेस सेशंस वगैरह जब कभी होंगे तो देयर एम्प्लॉइज आर गोइंग टू बी एक्टिव, सही है, एंड ड्यू टू बोर्डम या बर्डन के लिहाज से या टायरिंग कंडीशंस के लिहाज से वो अच्छा काम कर सके, ठीक है, अंडर द टायरिंग कंडीशंस they still can produce better result or which is going to increase the overall productivity of their bank, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप एक और बेनिफिट क्या चीज मिलेगी, क्योंकि जो ये एक कंट्री पी के अंदर एक ट्रेंड है फिटनेस का, हेल्थ कॉन्शियसनेस का, तो डेफिनेटली जो बैंक वाले होंगे वो जाके जब वो एम्प्लॉयज जाके दूसरे लोगों को बताएंगे तो एकदम से इसकी वैल्यू एडिशन होनी शुरू हो जाएगी, एबीसी बैंक की वैल्यू एडिशन होगी कि यार ये वो बैंक है जो है तो नेशनलाइज, लेकिन देखो एम्प्लॉयज के लिए कितना अच्छा सोचता है, तो दूसरे बैंक को भी थोड़ा सा ट्रिगर करना शुरू करेगा कि वो लोग भी इस तरह के सिचुएशंस में आना शुरू। बिल्कुल इसी तरह से आप एक और फायदा जो इसके अंदर नजर आ सकता है वो ये है कि बिजनेस जो है वो एक तरह के फ्रेंच बेनिफिट भी ऑफर कर रहा है, ठीक है, उसने ये कहा था ना कि ये इसको एज अ फ्रेंच बेनिफिट हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे, मीनिंग फ्रेंच बेनिफिट इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब ये एक तरह की जॉब सिक्योरिटी हो जाती है, ठीक है, और कंपनी के अंदर जब कभी किसी बंदे को वो काम मिल रहा होता है तो वो प्रिविलेज समझता है, बैंक है, बैंक में अगर वो फ्रेंच बेनिफिट मिलता है प्रिविलेज समझेंगे, प्रिविलेज समझेंगे, इंपॉर्टेंट समझेंगे, इंपॉर्टेंट समझेंगे, तो यू बिकम क्लोज अलाई विद योर टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें ये तमाम तर चीजें जितनी भी हैं वो सब चीजें आएंगी, लेकिन हाउ एवर, अब जरा हाउ एवर्स की बात कर लेते हैं। हाउ एवर्स जो इसके आ सकते हैं वो ये हैं, पहला हाउ एवर तो ये है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन दीज फिटनेस प्रोग्राम्स, ठीक है। नंबर टू, देयर आर गोइंग टू बी एम्प्लॉयज जो वो ये कहते होंगे यार फ्रेंच बेनिफिट के अंदर हमें बोनस दे दो, ज्यादा जरूरी है, ये फिटनेस ट्रेनिंग करवाने की क्या जरूरत है, क्योंकि बाज लोग फिटनेस अवेयर नहीं होते, ठीक है, कंसर्न भी नहीं होते, ठीक है, तो इस वजह से शायद वो इतने ज्यादा उसके बारे में मोटिवेटेड ना हो और हेंस दे माइट शो रेजिस्टेंस दिस थिंग। अच्छा, तीसरी चीज ये कि अब कौन बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच 5 days a week मोनोटनी, कितना हमें इसके बारे में बार बार फोर्स किया जा रहा है, हु इज लाइक क्लोजली कोऑर्डिनेटिंग दिस एक्टिविटी, हम जा रहे हैं, हमारी एब्सेंट लग रही है, क्या कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, आर वी आंसरेबल टू दिस थिंग और नॉट, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये भी चीज इस तरह की हो सकती है। और नंबर 4 जो है वो ये है कि हेल्दियर एम्प्लॉयर का जो एक कॉन्सेप्ट एबीसी बैंक बनाना चाह रहा है, क्या ये सिर्फ फिटनेस ट्रेनिंग देने से वो हेल्दियर एम्प्लॉय बन जाएगा? अगर आपके वैसे ही जो वर्किंग कंडीशन है उसमें हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, जो कैंटीन है, जो वॉशरूम्स हैं, जो वर्किंग स्पेस है वही हाइजीनिकली साउंड नहीं होती, तो फिटनेस ट्रेनिंग करवा के कौन सा तीर मारने वाले, ठीक है ना। तो ये हेल्दियर ट्रेनिंग का मतलब ये हरगिज नहीं, हेल्दियर एम्प्लॉयर का मतलब ये हरगिज नहीं है कि यू जस्ट गिव देम लाइक कुछ मिनट टू फॉर स्ट्रेचिंग एंड योगा क्लासेस एंड देन सी के जी वी आर हेल्दी एम्प्लॉइज। प्लस इसमें एक और इशू भी आएगा, द टाइम दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर योगा क्लासेस और इन एक्सरसाइज क्लासेस, दैट टाइम इज कंज्यूम्ड विद इन देयर जॉब टाइम, ठीक है, तो इसका अंदर जॉब के लिए अवेलेबल टाइम रिलेटिवली कम है,
तो अब उनको उसी रिमेनिंग टाइम के अंदर से ही अपनी जॉब के काम को भी कंप्लीट करना है, which might start creating conflicts. हो सकता है कि बिफोर लंच और आफ्टर लंच के जो उन्होंने 2 सेशंस रखे हुए इनमें कोई मीटिंग्स वगैरह हो एंड द पार्टिसिपेंट आर अनएबल टू लाइक टू बी प्रेजेंट इन दोज योगा क्लासेस, तो उसके जेब से तो पैसे चले गए या फ्लोरा को तो पैसे मिल गए। तो ये भी चीज देखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कि अब एबीसी को सोचना ही पड़ेगा कि यार मीटिंग्स ऐसी जगह पे रखी जाए, ना तो वो उसके ऊपर हो बिफोर कह सकते हैं लंच हो, ना आफ्टर लंच हो। तो इसका मतलब अगर 2 डिफरेंट बैचेस में लोग जा रहे होंगे तो किसको किस वक्त बुलाना है, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फ्लोरा की ट्रेनिंग के ऊपर, which is less likely, क्योंकि बैंक के लिए फिटनेस ट्रेनिंग की वजह से अपनी मीटिंग्स को रीस्केड्यूल करना इट्स लाइक लिटिल बिट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये तमाम जो बातें मैंने आपसे की हैं सारे इनके हाउ एवर्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हम वी आर जस्ट लाइक बाल की खाल उतार रहे हैं या कीड़े निकाल रहे हैं बात करने का। देखो ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। और याद रखो ये हाउ एवर्स जो हैं, ये हाउ एवर्स आर नेवर बिन डिसएडवांटेजेस, आर नेवर बिन डिसएडवांटेजेस। These are the cause and effect वाली कहानी, these are the effects। ये किया इससे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब आपका बंदा जो वो योगा क्लासेस में चला गया तो पीछे जो काम है वो मसला हो गया ना, वो कौन काम करेगा। ठीक है, अब योगा क्लासेस की डिसएडवांटेज नहीं लिखना, आपके योगा क्लासेस में जाने की वजह से क्या इफेक्ट आया वो आप। So this is basically how you have to approach your data response question. So this is what we have in terms of data response। ये एक डेटा रिस्पॉन्स है, सही है, और इस तरह से आपके पास 2 डेटा रिस्पॉन्सेज आते हैं और वो 2 डेटा रिस्पॉन्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। याद रखो कि जो भी कोई आप डेटा रिस्पॉन्स कर रहे हो, इंश्योर ये करना है कि आपका जो फोकस है वो फोकस थॉरली आपका उस पर्टिकुलर कहानी के ऊपर होना चाहिए जो कहानियां को गिवन है। इस पूरे के सिनेरियो के अंदर मैंने किसी हॉस्पिटल की बात नहीं की, मैंने किसी कार मैन्युफैक्चरर की बात नहीं की, मैंने किसी मोबाइल फोन कंपनी की बात नहीं की। ठीक है, मैंने ऐसे तो इस तरह की बात मैंने नहीं की। देयरफॉर इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपको बिजनेस के जो कंडीशंस आएंगी उन कंडीशंस के अंदर जरूरी इस चीज का है कि आप काम करने के अंदर जब बात कर रहे हो, समझा रहे हो, तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी केस स्टडी है किस बारे में। सही है, और अगर आपकी केस स्टडी उस लिहाज से क्लियर हो रही है, then you start making sense of your points as well। Unless and until your points are not clearly linked with the case, ये 30 मार्क्स की एक डेटा रिस्पॉन्स, जिस तरह से 2 होते हैं ना 60 मार्क्स के, तो 30 मार्क्स का एक डेटा रिस्पॉन्स में से आपका 50% मार्क्स कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जब ये बिजनेस इस तरह काम करना शुरू करता है तो बहुत जरूरी है कि आपको बिजनेस के लिहाज से या कोई भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से आपने अपने पॉइंट्स को जरूर लिंक करना है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट लिंकिंग इट आउट, आपको 50% मार्क्स ही मिलेंगे। यानी 30 में से आप कितने ही अच्छे आंसर्स लिख दो, आप उसको आप 50% मार्क्स से ऊपर नहीं लेकर आ सकते। सही है, तो लिंक करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल सिनेरियो। Fine. So this is it for today. Or if you have any questions, तो please आप क्वेश्चन मुझसे पूछ लो। I guess there are few. Okay. Sir, can any firm go for CSR or just any firm can go for CSR? सही, anyone, सही है। Sir, I haven't solved a single paper. Is there any way, any chance to get? बेटा AS में तो SREC होता नहीं है, इसलिए आपका SREC आ जाएगा। तो देख लो कि आपने अगर कोई पेपर नहीं किया हुआ तो आप अल्लाह तवक्कल में जा रहे हो। You need to solve at least 2021, at least 2021 के 8 पेपर्स जरूर सॉल्व करो, फिर कहीं जाके आप कोई आपका अच्छा रिस्पांस बन सकता है। अच्छा जी, एक और चीज आगे सर, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के फायदे बता दें। यार फायदे तो बिल्कुल सिंपल है ना भाइयों, ये जल्दी मिल जाती है, सस्ती होती है। ठीक है, प्लस ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। प्लस इसके अंदर हमारे पास क्योंकि दूसरे लोगों के ओपिनियंस होते हैं, दैट मेक्स बेसिस फॉर आवर प्राइमरी रिसर्च टू मेक इट मोर अपडेटेड। ठीक,
सिमिलरली इसमें हमारे पास कुछ ऐसे रिसर्च डेटा से पता चल जाता है जिससे हम लोगों के पास इंसाइट आती है टू understand how market interacts and how consumer behaves. So there are so many ways जो हम लोगों को market research से secondary research से मिल जाती है. Make sense? सर बेस्ट एक्सपेक्टेड पेपर कहाँ से मिलेगा? CIE के पेपर वाले दिन. जी बिल्कुल, इसको आप इसके साथ लिंक करें. आई ऑलवेज बिलीव कि आप लोग एक्सपेक्टेड पेपर्स के पीछे ना जाएं, गेस्ट पेपर्स के पीछे ना जाएं, ठीक है? प्रिपेयर कंप्लीटली, क्योंकि आई जस्ट प्रे कि आप जो भी कोई आपको गेस्ट पेपर दे, अल्लाह करे उसका गेस्ट पेपर ना लगे. आमीन सुम्मा. ठीक है? मुंह के बल गिरे जाके अगर आप एक्सपेक्टेड पेपर्स के ऊपर जाते हैं या गेस्ट पेपर्स के ऊपर जाते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से CIE बनना शुरू हो गया ना, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन CIEs एंड इंटरमीडिएट. We have some class and there has to be a class maintained difference between. ठीक है. Fine, that's it for today. Enjoy. Allah Hafiz.